हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जामिनेशन। हमारे वो सभी एस्पिरेंट जो 2026 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, और स्पेशली ये वीडियो मैं उन एस्पिरेंट को दिमाग में लेकर बना रही हूँ जो बिगनर्स है, यानी कि जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी इस तैयारी में उतरे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं, उनके लिए वीडियो इंसाइटफुल नहीं होगा। ये सबके लिए होगा। बेसिकली जो बिगनर्स है उनके लिए यहाँ पे जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ होने वाला है। तो पहले बात कर लेते कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। मैं यहाँ पे आपको सामने क्या क्या प्रेजेंट करने वाली हूँ। सबसे पहले इस आरबीआई ग्रेड बी की स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से पहले आई थिंक बहुत कुछ है जो आरबीआई ग्रेड बी के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमें आरबीआई को एज अ करियर चूज ही क्यों करना है, व्हाट आर द रीजंस, क्या है उसके बेनिफिट्स। तो पहला, वाई चूज आरबीआई ग्रेड बी एज अ करियर। सेकेंड, कि अगर आप ये चूज करते हैं तो इस एग्जाम की डिमांड्स क्या हैं, क्या वो डिमांड्स फुलफिल आप कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट होगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है, इफ यू हैव टेकन दैट डिसीजन कि हाँ मुझे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, मुझे अपना करियर इस आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन में बनाना है, तो कैसे आप वो फुलफिल कर सकते हो, यानी कि क्या वो स्टेप्स होंगे जो आपको लेने चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। और साथ ही साथ प्रिपरेशन से पहले मेरे लिए क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ मैं आपको इस करियर के अंदर जो आपकी करियर ग्रोथ है, यानी कि आप किस लेवल से किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, वो क्या ग्रोथ आपकी होने वाली है इस करियर के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। एंड एट द लास्ट मैं आपको बताने वाली हूं कि पिछले 3-4 सालों में, यानी कि पिछले 4-5 सालों में आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो क्या रही है। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंसाइटफुल, वेरी वेरी enlightening for all the candidates who are preparing for RBI Grade B examination। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग द करियर अपडेट्स जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है एज एन एस्पिरेंट। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आप सब जानते होंगे रिजर्व बैंक जो है वो एपेक्स बॉडी है। अगर हम बैंक के टर्म्स में बात करें, जितने भी हमारे इस कंट्री में, भारत में जितने भी बैंक हैं, उनका रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग बॉडी जो है, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, मॉनिटर करती है पॉलिसीज को हर तरीके से, ए से लेके जेड तक जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आरबीआई के दायरे में आती हैं। तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली। सबसे पहला पॉइंट, व्हाई चूज आरबीआई ग्रेड बी एज अ करियर, हमें चूज ही क्यों करना है। तो क्या है वो चीजें जो आपको कहीं ना कहीं कंपेल करती है कि आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का सपना देखना चाहिए। तो इसका एक सिंगल आंसर है सेटिस्फेक्शन। जब हम बात सेटिस्फेक्शन की करते हैं तो सेटिस्फेक्शन को हम ना कई तरीके से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ के लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है, किसी के लिए सोसाइटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई थिंक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के बाद आपको ये सभी चीजें मिलती है। फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एक बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको मिलती है। देन बात करें मेंटल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कई बार अगर मैं एक ग्रेजुएट हूं तो अभी मेरी प्रायोरिटी होगी एक जॉब ढूंढना फॉर श्योर, लेकिन अगर मैंने कुछ समय काम कर लिया है, मैंने कुछ पैसे कमा लिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो पैसे हम कमा रहे हैं, जो फाइनेंशियली हम फ्री हैं, क्या ये हम इस पैसे से कुछ फ्रीडम भी हमें मिल रही है। बिकॉज एट लास्ट व्हाट विल मैटर इज योर फ्रीडम, है ना। तो क्या वो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। तो ये जो जॉब है आरबीआई ग्रेड बी का, ये जो प्रोफाइल है, ये आपको तीनों चीज़ों पे सेटिस्फाई करता है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। क्योंकि आपका जो वर्क लाइफ कल्चर है ऐसा नहीं है कि आपको 24-24 घंटे काम करना है, 12-12 घंटे काम करना है। एक नॉर्मल आपकी जॉब है, एक टाइम पे जाना है, एक टाइम पे आना है, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। सैटरडे संडेज दीज आर ऑफ। तो इट जस्ट कि एट सम पॉइंट्स काम ज़्यादा हो सकता है, बट मेजरली आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है, ठीक है। और सोसाइटल सेटिस्फेक्शन इसलिए है क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में अगर आप काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक, हमारे भारत का रिजर्व बैंक में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है, प्रेस्टिजियस जॉब है, रेपुटेशन आपकी है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला काम कि आपको इंडिया की एपेक्स बॉडी में एज अ मैनेजर काम करने का मौका मिलता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट यू गेट चांस टू वर्क इन एपेक्स बॉडी एज मैनेजर, क्योंकि मैनेजर पे आपकी ज्वाइनिंग होती है ग्रेड बी,
लेवल जो रहेगा वो ग्रेड बी रहेगा। सेकंड है प्रेस्टिजियस करियर ग्रोथ। आपकी जो करियर ग्रोथ है वो आप मैनेजर ग्रेड बी लेवल से आप ग्रेड जी लेवल तक पहुंच सकते हो। उस करियर ग्रोथ को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आपके सामने वो चार्ट भी मैं प्रेजेंट करूंगी। थर्ड है सोसाइटल रेपुटेशन, क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं, आपके पेरेंट्स किसी को बताएंगे कि आपका लड़का या आपकी लड़की क्या करती है, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पेरेंट्स एंड फॉर यू ऑल्सो कि हमारा बेटा जो है वो आरबीआई में काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है। तो सोसाइटल रेपुटेशन आपको मिलती है। देन, या हम बोले कि सोसाइटल रिकग्निशन आपको मिलता है। देन है ग्रेट एक्सपोजर। जब आप इस इतनी बड़ी संस्था में, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से लर्न करते हैं, सीखते हैं। आप जिस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप रखे जाएंगे वहां से आपकी बहुत लर्निंग होगी। तो एक तरीके का आपको लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है जिससे आपकी लर्निंग होती है, जो आपको लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। बहुत सारे स्किल्स आप डेवलप करते हैं। तो ऑल दिस हेल्प इन योर करियर ग्रोथ, इन योर ओवरऑल ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट है हैंडसम सैलरी। करीब करीब आपकी 1 हालांकि सैलरी तो इसकी ज़्यादा है लेकिन काफ़ी सारे डिडक्शंस होते हैं, और उन डिडक्शंस के बाद आपके हाथ में जो सैलरी आती है वो है 1.5 लाख पर मंथ, यानी कि 1.5 लाख आपकी जो है हर महीने की सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। इसके अलावा आपका एनपीएस एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो डिडक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके सामने हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो जितने भी जैसे कि एचआरए आपका है ना, हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंसेस है, या आपका अगर आप लीव पे जाते हैं तो एलएफसी मिलता है, यानी कि लीव फेयर कंसेशंस आपको मिलते हैं, आपको और आपके डिपेंडेंट फैमिली को मिलते हैं। अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो बेसिकली जो आपकी सैलरी आपके पास आएगी वो सैलरी आपको बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि उसको खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। आरबीआई कवर्स ऑल, राइट। देन लास्ट है कि जब आपको एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, सोसाइटल रेपुटेशन मिल रही है, हैंडसम सैलरी मिल रही है, बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी स्टेबिलिटी पर, विच इज़ अगेन समथिंग दैट विल कंट्रीब्यूट टू योर मेंटल पीस। क्योंकि आजकल हेल्थ भी हमारी एक एसेट है, राइट। आपकी हेल्थ को मेंटेन करना भी आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आजकल आने लगा है, गिवन जिस तरीके से हम मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं आजकल जॉब्स में। तो ऑल दिस विल कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल वेलबींग, टू योर स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, राइट। मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, इसके आगे बढ़े तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर ग्रोथ की। इस आरबीआई के अंदर आपकी करियर ग्रोथ क्या है और कैसे होती है, तो उसके बारे में सीधे हम ले चलेंगे आपको। तो आपकी ज्वाइनिंग होगी मैनेजर, जो कि आपका ग्रेड बी लेवल पे होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव आप पार कर सकते हैं वो है आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर, यानी कि एजीएम, जो कि ग्रेड सी पे होता है। तीसरा पड़ाव होता है आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जो कि ग्रेड डी पे होता है। नेक्स्ट होता है आपका जनरल मैनेजर जीएम, जो कि होगा ग्रेड ई। उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर यानी कि सीजीएम, ग्रेड एफ, एंड देन नेक्स्ट विल बी प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, दैट इज ग्रेड जी। यस, यहाँ पे ये सारी बातें मायने रखेंगी कि आपने कब ज्वाइन किया है, क्योंकि इन सारे ग्रेड्स में, यानी कि इनमें जंप करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उस जॉब पे बने रहना पड़ेगा। जैसे कि मैनेजर ग्रेड बी से असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी कि ग्रेड सी पे आने के लिए आपको 7 ईयर्स का मिनिमम टाइम लगेगा। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे जो है अंदर आपके कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं। कई पोस्ट में जाने के लिए आपको इंटरव्यू से गुजरना होगा, कहीं पे आपको एग्जाम से गुजरना होगा। कई बार सीनियरिटी और मेरिट के भी इश्यूज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, बट एट द सेम टाइम आप अपने करियर ग्रोथ देखिए, इफ़ एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस तो ये आपकी करियर ग्रोथ या करियर ट्रेजेक्ट्री हो सकती है। तो दिस इज़ अ ह्यूज लीप, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करियर ग्रोथ के बाद अब बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि अब हम बात करें इस एग्जाम की डिमांड्स क्या, ये एग्जाम आपसे क्या चाहता है, तो हमें किस लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करना है, व्हाट वी शुड बी गुड एट। तो डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में हम पहले बात कर लेंगे। तो ये एग्जाम आपसे डिमांड करेगा आपका टाइम, ठीक है। दूसरा ये आपसे डिमांड करेगा, मैं आपको एक जस्ट 1 सेकेंड गाइस, हाँ, ऑल राइट। सो हियर वी हैव क्या डिमांड्स है इस एग्जाम की, वो एक बार जरा देख लेते हैं।
ये एग्ज़ाम जिस तरीके का इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, यानी कि जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, और सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ जिस तरीके से इसका सिलेबस है और जिस तरीके से इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, या जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उन सब चीज़ों को अगर मैं देखूं, यानी कि अगर मैं आपकी सिलेक्शन की शुरुआत, मतलब आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत से आपके सिलेक्शन तक की जर्नी को अगर मैं देखूँ, तो ये एग्ज़ाम आपसे डिमांड करता है आपका टाइम, लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली अपना टाइम इसको देना पड़ेगा इसकी तैयारी में। और वो अगर, क्योंकि अभी 2026 की शुरुआत होने वाली है, तो ये टाइम, यानी कि सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा हथियार जो आप लोगों के पास इस समय अपनी इस प्रिपरेशन में है, वो है टाइम। क्योंकि आप टाइम रहते अगर अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आप बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो और अपने एग्जाम को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो टाइम आपको देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट लाइक कि आपने, ये हमारे ग्रेजुएशन वाले एग्जाम्स नहीं होते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये कंसिस्टेंसी मांगते हैं, यानी कि आपको लगातार निरंतर आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा ताकि आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएं। ये हमारे ग्रेजुएशन वाले एग्जाम नहीं है कि हमने 4 रातें पढ़ाई करी और अपना एग्जाम हमने क्वालिफाई कर लिया। नो, ये डिमांड करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, ये सारी चीज़ें ये एग्ज़ाम डिमांड करता है। फिर डिटर्मिनेशन, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो अगर आपका डिटर्मिनेशन लैक आप करोगे ना, तो आप बीच में छोड़ सकते हो। आपको लग सकता है कि चलो आज ऐसा नहीं, आज मैं मूवी देख लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं इंटरनेट एक्सप्लोर कर लेता हूँ, आज मैं इंस्टा के रील्स ही देख लेता हूँ। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, इसको आपको हाई रखना पड़ेगा, सो दैट आप अपने जो डायरेक्शन है ना, जो आपका कहीं ना कहीं गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उससे आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। तो डिटर्मिनेशन को हाई रखना पड़ेगा, मजबूत, एकदम एकदम पक्के मन के साथ आपको इस तैयारी में उतरना पड़ेगा। फाइनली, गुड एट इंग्लिश। इंग्लिश की बड़ी इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन में। रीजन उसका ये है कि इंग्लिश हमारे फेज 1 में तो आती है, फेज 2 में इसका काफ़ी एक बड़ा चंक आता है, काफ़ी वेटेज है, और उसके साथ साथ फेज 2 में हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, यानी कि हमको लिख कर भी अपने आंसर बताने होते हैं, और वहाँ पे आपके इंग्लिश के स्किल्स काम आते हैं। तो थोड़ा अगर इंग्लिश उतनी बेहतर नहीं भी है तो भी आपके पास टाइम है, इसलिए टाइमली ये बातें जानना कि अच्छा मुझे इन एरियाज पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यू वुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। आप कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ोगे अपनी प्रिपरेशन में जिसकी वजह से आपको बाद में लगे कि मेरा, अगर मैं इस चीज पे काम कर लेता तो ये हो जाता। तो आपको कोई भी रिग्रेट ना हो, इसलिए बहुत क्लियरली, बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जिनकी एक्चुअली आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगी। देन द लास्ट इज राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स भी आपके 2-4 दिन की मेहनत से ये इंप्रूव नहीं होते, ये इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर टाइमली पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हफ्ते के हफ्ते या 15 दिन में एक आर्टिकल लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट आपके वो राइटिंग स्किल्स धीरे धीरे बनने लगे। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये भी आपकी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये भी आपकी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इन दोनों को टाइम रहते अगर हमें पता चल जाए तो वी कैन इंप्रूव ऑन दिस एरिया, इसलिए ये जरूरी है। तो एट लास्ट अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि ये डिमांड क्या करता है आपका एग्जाम, तो डिमांड करेगा ये आपका समय, टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। और तीसरा है इसमें कि आपका डिटर्मिनेशन हाई होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर लेते हैं, करके देख लेते हैं, चलो कोशिश करते हैं, चलो एक बार दे के देख लेते हैं। ये एटीट्यूड अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए रख रहे हैं तो आई थिंक दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। बहुत क्लियरली मैं बताना चाहती हूं कि आपका डिटर्मिनेशन हाई होना चाहिए, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। चलिए, आफ्टर डिस्कसिंग द डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनेशन आगे बढ़ते की पॉइंट्स, वो की एरियाज, वो की पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए पहले, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले और क्या बातें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले ऐसा नहीं कि चलो सैलरी बहुत बढ़िया है, आरबीआई ग्रेड बी में जॉब करने का मौका मिल रहा है, अच्छी रेपुटेशन होगी, सबको बताएंगे हम तो आरबीआई में काम करते हैं। तो ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं, बट आपको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, ताकि डराने के लिए नहीं, ताकि आप उस पर काम कर सको। क्योंकि समय है हमारे पास, समय जो आपके पास बहुत बड़ी चीज़ इस समय है वो है आपका टाइम। और उस टाइम को अगर आप राइट डायरेक्शन में मोड़ दोगे तो आपके लिए बहुत बेटर वो होगा। बट वहीं पे अगर हम सुपरफिशियल हम रहेंगे, हमें
आधी अधूरी जानकारी, हमें पता ही कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर हम भटक सकते हैं। तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कंपटीशन हाई रहता है इसका। देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा द एग्जाम हैज हाई कंपटीशन ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड लिमिटेड वैकेंसी। आरबीआई एग्जाम रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में ज्यादातर एग्जाम में 99.99% एग्जाम में आपकी वैकेंसीज लिमिटेड होती है। यहाँ पे कोई हजारों में वैकेंसी नहीं आती, लिमिटेड वैकेंसीज आती हैं। और लिमिटेड वैकेंसी होने के कारण, इतनी बढ़िया जॉब प्रोफाइल होने के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमेशा ज्यादा होते हैं, वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन का लेवल हाई हो जाता है। ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा है सिलेबस। इसका जो सिलेबस है वो काफी वास्ट होता है, एग्जॉस्टिव होता है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे एंड इट इज डूएबल। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बट यू शुड नो, मतलब ये बहुत आसान नहीं होगा, बट ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप चलेंगे तो ये हो पाएगा। एंड ओवरऑल अगर हम नटशेल में देखें, या हमारे जितने पिछले हमारे एस्पिरेंट्स ने इस एग्जाम को क्लियर किया है, अगर मैं उनकी सक्सेस स्टोरी या उनकी सक्सेस जर्नी की बात करूं, तो दिस एग्जाम अपनी सारी डिफिकल्टीज के साथ, अपनी सारी डिफिकल्टी के बावजूद भी दिस एग्जाम इज डूएबल। बट इस डूएबल के साथ आते दो की फैक्टर। पहला, आपका कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना, आपका लगातार निरंतर अभ्यास आपको अपने मकसद की तरफ लेकर जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो बड़ा पॉइंट होगा वो होगा आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, राइट। अगर आप में ये और ये है तो आई थिंक, और इसके साथ साथ मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, टाइम। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ये और ये हो, लेकिन आप तैयारी शुरू करो 1 महीना पहले, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो नहीं हो पाएगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर ये तीनों पॉइंट, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है और टाइम है, तो यस यू कैन डू इट, राइट। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू अचीव दैट। नाउ अब आते हैं हमारे इस पूरे सेशन के मेन मुद्दे पे कि हाउ डू आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन। तो मुझे अपनी प्रिपरेशन अगर शुरू करनी है, अगर मैंने अभी तक अपना मन बना लिया कि हाँ भाई मुझे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, अब इस डिसीजन मेकिंग के बाद मेरा पहला स्टेप, मैं शुरुआत करूं कैसे? तो शुरुआत कैसे करनी है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए रखे। सबसे पहले देखो, शुरुआत करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो ये चेक करोगे ना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एलिजिबिलिटी है, आप फॉर्म भर सकते हैं 2026 का। तो सबसे पहला चीज आपको जानना है इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में 3 लेयर्स आती है, फेज 1, फेज 2 और आपका इंटरव्यू। फेज 1 में आपको मैं अभी दिखाऊंगी फेज 1 का क्या पेपर पैटर्न रहता है। फेज 1 केवल क्वालिफाई है, आपको केवल उसको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं फाइनल मेरिट में। फेज 2 के और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं और उससे आपका एक फाइनल सिलेक्शन मेरिट बनता है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है, फेज 1 का भी, फेज 2 का भी, ठीक है। वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। दूसरी बात, सिलेबस। फेज 1 में जो सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं उनको सिलेबस को अच्छे से देखिए, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल पे रख लीजिए। फेज 2 में जो आएगा, पहले फेज 1 की तैयारी और वही सेम तैयारी आपको फेज 2 के लिए करनी है, दोनों चीजें। देन तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत जरूरी है, इस पार्ट को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे ने ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं। एग्जाम पैटर्न देखा, सिलेबस देखा, PYQ देखना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एग्जाम का लेवल पता चलेगा। और अगर आपको एग्जाम का लेवल पहले पता चल जाए, आपको यह पता चल जाए कि अच्छा ठीक है, फाइनेंस वाले टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके पढ़ने का ना डायरेक्शन सही हो जाएगा। आपको पता है कि मुझे इसमें से पढ़ना है, तो मुझे किस लेवल तक पढ़ना है, मुझे क्या लेवल अचीव करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो PYQs आर योर गाइडिंग लाइट, ये बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगला पड़ाव है आपका, यू हैव टू चूज द राइट सोर्सेस। क्योंकि जब हमारे पास राइट सोर्सेज होती है तो हम वही काम थोड़े कम समय में कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास डिस्ट्रैक्टेड सोर्सेज हैं, सही सोर्सेज नहीं है, मिसगाइडिंग जो है सोर्सेज हैं, तो क्या होगा, मेरा जो सफर 3 महीने में तय हो सकता था वो सफर हो जाएगा मेरा 6 महीने में, राइट। अचीव कर लोगे लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, ड्यूरेशन विल बी इंक्रीज्ड। तो राइट सोर्सेज होनी चाहिए, राइट रिसोर्सेज होनी चाहिए, एंड वो इस लेवल पे होनी चाहिए सो दैट आपका एग्जाम का कंपटीशन लेवल मैचअप हो सके, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राइट गाइडेंस। एक अच्छी मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी मेंटरशिप में क्या होगा पता है,
अगेन आपका टाइम कम हो जाएगा, टाइम एफर्ट्स कम हो जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई गलती कर रहे हो, सपोज आप अपने रास्ते में जाना आपको ऐसे था लेकिन आप ऐसे रहे हो, तो आपका मेंटोर क्या करेगा? आपको पकड़ के ले आएगा सही जगह पर। वो बता देगा कि सुनो, ये वाला रास्ता जो है गलत है, क्योंकि इस रास्ते पे ये डिफिकल्टी आपको आ सकती है, जो बेस्ट तरीका है वो ऐसे ऐसे चलने का है। तो राइट मेंटोर का होना जरूरी। कौन हो सकता है आपका राइट मेंटोर? एक ऐसा दोस्त जिसने ये पेपर निकाला है। आपके घर में, आपके रिश्तेदार में एक ऐसा कजिन, एक ऐसा बड़ा भाई बहन जिसने ये एग्जाम निकाला है। एक ऐसा टीचर आपकी लाइफ में जिसने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को अभी तक मेंटोर किया है, जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। तो मेंटोर कोई भी हो सकता है, बट उस मेंटोर के पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि जब जब आप भटको वो आपको सही जगह दिखा सके। तो एक राइट गाइडेंस जरूर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन ये जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम में आपको जो टेक्निक हेल्प करती है वो ये कि आपको सब कुछ आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। यू हैव टू बी एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको कुछ सब्जेक्ट्स का मास्टर होना पड़ेगा, क्योंकि हमको सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करनी होती है और ओवरऑल भी करनी होती है। ठीक है, नाउ बिलीव इन योरसेल्फ। एट लास्ट मैं ये बोलूंगी कि अपने ऊपर भरोसा, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है तो अपने ऊपर भरोसा रखो, कंसिस्टेंसी शो करो और डिटर्मिनेशन शो करो, एंड इस तैयारी में लग जाओ। आई थिंक अगर आप अपने आप को 5 to 6 मंथ्स का टाइम देते हो और आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, आई थिंक आपकी सीट पक्की है एज एन RBI ग्रेड बी ऑफिसर, ये तय है। बट हम कहीं पर भी लैक ना करें फिर इन सारे एरियाज में, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते तो आता है इसका एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में 3 लेयर्स आती है। फेज 1 आता है जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे। फेज 2 आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से पेपर आपका पूछा जाता है, और फिर आता है आपका इंटरव्यू। फेज 1 200 नंबर का होगा। फेज 2 जो है, जो ऑब्जेक्टिव और जो डिस्क्रिप्टिव भी होगा, वो 300 नंबर का होगा। और साथ ही साथ अगर इंटरव्यू की बात करें तो 75 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होता है। ये जो फेज 1 एग्जामिनेशन है, ये क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है, और केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे फाइनल मेरिट के लिए, लेकिन ये और ये वाले मार्क्स मिला के आपकी एक फाइनल सिलेक्शन मेरिट आपकी तैयार होगी। ठीक है, फाइनल मेरिट आपकी यहां से तैयार होती है। ये क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब और आगे बढ़ेंगे तो दिया है यहाँ पे RBI ग्रेड बी फेज 1, क्योंकि अभी मैं प्रीलिम्स की बात करूंगी और आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप चाहते हो कि फेज 1 फेज 2 की तैयारी साथ में कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं फेज 2 की, क्योंकि मैंने फेज 1 की कट ऑफ इस वीडियो में रखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्या आप चाहते हो मैं आपके लिए फेज 2 की कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाऊं, या क्या आप चाहते हैं कि फेज 2 की तैयारी या उसका एग्जाम पैटर्न क्या, उसका सिलेबस क्या, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊं। मतलब XYZ जो भी आपको रुकावट यहाँ पे लग रही है RBI की तैयारी में, मुझे बताइएगा, आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट। फिलहाल बात करते हैं RBI ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन की। 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स, रीजनिंग के सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं 60, और क्वांट और इंग्लिश के मार्क्स होते हैं आपके 30-30। इधर पे हर क्वेश्चन पे एक नंबर मिलेगा। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। देयर इज अ सेक्शनल टाइमिंग। आपको 80 क्वेश्चन करने के लिए केवल 25 मिनट का समय मिलेगा। आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए केवल 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड सिमिलरली आपको 30 क्वेश्चन क्वांट और इंग्लिश के करने के लिए केवल 25-25 मिनट का समय मिलेगा। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि इस एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हो सकता है आपको आता सब हो, उस सेक्शन रीजनिंग में सब कुछ आपको आता है, लेकिन आपकी स्पीड ही नहीं है, तो कैसे करोगे? क्योंकि 60 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट्स नहीं है, 60 क्वेश्चन को करने के लिए कितने मिनट्स हैं? 45 मिनट्स हैं। तो दैट इज अ चैलेंज, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेक्शनल कट ऑफ, ये जो आपके सामने मैंने सेक्शंस दिखाए, जनरल अवेयरनेस में आपको बेयर मिनिमम कुछ नंबर लेकर आना है। सिमिलरली बाकी सभी सेक्शन में आपको कुछ मिनिमम नंबर लेकर आना होगा, ताकि आपका सेक्शन क्वालिफाई हो जाए। और सेक्शन क्वालिफाई अगर चारों होते हैं, उसके बाद आपको टोटल मिला के भी अच्छे मार्क्स लेकर आने होते हैं, सो दैट आपका ओवरऑल क्लियर हो जाए, राइट। तो सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ इस पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। तो आप, इसीलिए मैंने बोला कि आपको मास्टर होना पड़ेगा 1-2 सब्जेक्ट्स का, और आपको एवरेज होना पड़ेगा कुछ सब्जेक्ट्स में, ताकि एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स मतलब आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और अगर आप मास्टर 1-2 सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे जिनमें आपकी कमांड है, तो वहां से आपकी ओवरऑल कट ऑफ में आपको हेल्प मिलेगी। देन सेक्शनल कट ऑफ हो गई आपकी। अच्छा, ये ओवरऑल कट ऑफ लिखना है,
सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात कर लिया। लास्ट में नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपके इस एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप गेस वर्क कर सकते हैं, गेस वर्क इज नॉट नीडेड हियर। आप गेस वर्क नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलेगा सही, और एक क्वेश्चन गलत करने पे हो जाएंगे नेगेटिव -0.25, विच इज वेरी मच अफेक्टिंग। ठीक है, अब जरा इसके रेशो पे आते हैं। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो बड़ा चंक जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस लेके जाता है, फिर रीजनिंग सेकंड मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं इसमें हम सब थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। देन इंग्लिश एंड मैथ्स दो और सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं, अब मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी इस आरबीआई ग्रेड बी को लेकर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ फॉर द फेज 1 एग्जामिनेशन। 2021 से शुरू करते हैं। 2021 से अगर हम शुरू करें तो जनरल अवेयरनेस जिसके 80 मार्क्स है, रीजनिंग 60 मार्क्स, इंग्लिश मैथ्स 30 मार्क्स। ठीक है, जरा देखिए आपकी कट ऑफ किस तरीके से वेरी की गई है। 2021, 22, 23, 24 और लेटेस्ट जो 2025 का एग्जाम जिसकी फेज 1 के मार्क्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो आपकी 2021 में 16 फिर 12 यानी कि यहाँ पे पेपर डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, ये रिड्यूस हुई। और उसके बाद फिर 2024 में कट ऑफ सीधे बढ़ती 12 से 20 नंबर। और अगर 2024 से 25 की बात करें तो 20 से 24 नंबर। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 12 मार्क्स, फिर यहाँ पे कट ऑफ डाउन गई है, फिर यहाँ पे तेजी से 9 से 15 हुआ है, फिर 15 से 18 हुआ है। 6 मार्क्स इन इंग्लिश, फिर 4.5, फिर 7.5 और फिर आपके 9 मार्क्स। देन क्वांट की बात करें तो यहाँ से 6 से ये पहुंच गया है 9 पर। तो ये है आपके कट ऑफ एनालिसिस। ये आपको ये बताता है कि मिनिमम नंबर, और ये अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के हैं, बाकी कैटेगरीज के स्पेस की वजह से मैंने नहीं रखा। इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग दैट ऑल्सो। तो ये तो थे सेक्शन वाइज, यानी कि आपको 2025 के, अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो 2025 के एग्जाम में आपको इतना बेयर मिनिमम नंबर लेकर आना था सो दैट आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर हो जाए। और आपको टोटल 77.5 आउट ऑफ 277.5 मार्क्स लेकर आने थे ताकि आपका ओवरऑल क्लियर हो जाए। अब ये कितने में से है? ये 200 में से। क्या है 200 में से 77.5 लाना बहुत बड़ी बात है? बहुत डिफिकल्ट नहीं। बट बहुत सारे एस्पिरेंट जो एक गलती करते हैं वो ये कि हम टाइम से तैयारी ही नहीं करते हैं। हर बार सेम मिस्टेक होती है कि हम नोटिफिकेशन कब आएगा उसका वेट करते हैं। नोटिफिकेशन हर साल आया, जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड वाले टाइम पे बस अपना पेपर नहीं हुआ, बाकी सब ईयर्स में आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन हुआ जो अगले साल 2026 में भी होगा। बट लेट्स नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एट लास्ट मैं इसको कंक्लूड करूंगी दैट बिलीव इन योरसेल्फ। आई एम वेरी श्योर जितना डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग, क्या क्या आपके पास यहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे उनको कवर कर सकते हो, व्हाट इज द राइट वे to start this preparation, to start this journey of RBI, being RBI grade B officer. I think everything is here in this video. At last मैं ये बोलूंगी कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है और आपको वेल प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको आपकी सारी चीजें पहले से प्रिपेयर्ड हो। अगर अभी से आप अपना थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आई थिंक एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन यू विल बी डूइंग ग्रेट, यू विल बी डूइंग वंडर्स, राइट? सो बिलीव इन योरसेल्फ, आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? चलिए एट लास्ट आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी अगर आप हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो मेंटोरशिप आपको हमसे मिले, हमारे साथ जुड़कर अगर आप करना चाहते हो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। आरबीआई ग्रेड बी का 2025 का एग्जाम हुआ है, रीजनिंग का एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, एग्जाम का एनालिसिस करते फेज 1 का, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द कॉमेंट्स कि जिस तरीके से बच्चे बता रहे थे कि मैम आपने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ करवा दी और हमें पेपर डूएबल लगा रीजनिंग का। सेम फीडबैक हमें 2024 में मिला था और सेम फीडबैक रीजनिंग का हमें 2025 में मिला था और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में। सो आई एम वेरी हैप्पी एज अ मेंटोर कि यहाँ पे एक राइट डायरेक्शन में मैचिंग ऑफ द एग्जामिनेशन लेवल हम प्रिपरेशन कराते। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो आप तैयारी कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग अ वेल क्यूरेटेड कोर्स जो 2026 की तैयारी में आपको गाइड करेगा। ये P2I बैच है, यानी कि फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यूज सारे फेजेस के लिए आपका ये बैच, सिंगल बैच आपको सारे फेजेस की तैयारी कराएगा। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of December, 12 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। और अगर आप अपनी इस प्रिपरेशन में अर्ली स्टार्ट करते हो, यानी कि अगर ये प्रिपरेशन की जर्नी आपकी जल्दी है, अगर आप अर्ली शुरू कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स। और ये बैचेस आपको, क्योंकि ये हमारे फाउंडेशन बैचेस है जो कि हाईली प्राइज्ड होते हैं,
बट इस समय अगर आप इसमें एनरोल करते तो ये बहुत बेसिक मिनिमम फीस पे आप लोगों को मिल जाएंगे। दिस इज द डिस्काउंट कोड, है ना, ये डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हैं। एंड द सेम कोड आप लोगों को दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन के नीचे चलते हुए अभी दिख रहा होगा, इस डिस्काउंट कोड का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय चल रहा है आपका फाउंडेशन फेस्ट, जिसमें आपके सभी फाउंडेशन बैचेस जो हैं वो आपको बेसिक मिनिमम फीस पे आप लोगों को मिल रहा है 2499। और इसी में आपको जो आपका आरबीआई ग्रेड बी का बैच है वो भी आपको इसी फीस में मिल जाएगा 2499, जिसके अंदर आपका फेज 1, फेज 2 और साथ ही साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी। विद दिस आई विल एंड द वीडियो। अगर किसी को ये डाउट है कि मैम हाउ डू वी एनरोल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। आप जाइए अड्डा की एप्लीकेशन पर, और अड्डा की एप्लीकेशन पे ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहां पे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करेंगे, आरबीआई ग्रेड बी पे आएंगे। आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जो हमारे इस समय एस्पिरेंट्स हैं, जैसे कि जिन्होंने भी एग्जाम दे दिया है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए दिस इज दी P2I टारगेट बैच। इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप बाय नाउ करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड जैसे अप्लाई करेंगे, ये जो बैच की फीस आपको दिखाई दे रही है वैलिड फॉर 18 मंथ्स, ये फीस आपकी कम हो जाएगी। लेट मी गिव इट टू यू Y651 और कर दीजिए आप अप्लाई, तो ये हमारा 2630 दिखाई दे रहा है। इस फीस को आप और कम कर सकते हो, कैसे, मैं आई विल टेल यू दैट वे ऑल्सो। तो एक तो हमें डिस्काउंट कोड यूज करना है Y651, प्लस हमें अड्डा की ऐप में जब आप उसको ऐप को इंस्टॉल करते हो या आप कोई क्विज देते हो तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। जितने भी कॉइन्स आपके पास हो सब लगा देना, ये फीस आपकी 2400 अराउंड आ जाएगी। सो दैट विल बी ऑल गाइज, आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन दिस जर्नी। और साथ ही साथ कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड में कोई दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।